हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वाकाटक वंश का इतिहास। देखिए, वाकाटक वंश का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है और सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश की शुरुआत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वाकाटक वंश के ही बारे में पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सातवाहन वंश के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएंगे या फिर उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं वाकाटक वंश का इतिहास। ये है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। वाकाटक वंश का परिचय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाकाटक वंश के परिचय की बात करते हैं। वाकाटक वंश का उल्लेख अजंता लेख तथा वायु पुराण में किया गया है। वैसे तो भारतीय इतिहासकारों ने वाकाटक वंश का इतिहास विस्तार से नहीं लिखा है। अजंता लेख के अनुसार वाकाटक वंश के प्रथम राजा विंध्य शक्ति थे और इतिहासकारों ने विंध्य शक्ति को ही वाकाटक वंश का संस्थापक भी माना है। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाकाटक वंश का इतिहास पहले तो मिलता नहीं है, लेकिन कुछ इतिहास अजंता लेख में जरूर मिलता है और कुछ इतिहास वायु पुराण में मिलता है। तो वायु पुराण और अजंता लेख के आधार पर ही भारतीय इतिहासकारों ने वाकाटक वंश का इतिहास लिखने की कोशिश की है। इसीलिए आपने इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन छोटे स्तर पे इसके इतिहास को लिखा जाता है। तो वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इनका इतिहास बहुत कम मिलता है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वाकाटक वंश के जो पहले राजा थे, इनका नाम था विंध्य शक्ति। तो इतिहासकारों ने क्या किया है कि विंध्य शक्ति को ही वाकाटक वंश का संस्थापक भी माना है। मुझे लगता है कि विंध्य शक्ति से पहले भी वाकाटक वंश में कई राजा हुए, परंतु उनका इतिहास उपलब्ध न होने के कारण इसीलिए इतिहासकारों ने विंध्य शक्ति को ही वाकाटक वंश का पहला राजा तथा संस्थापक माना है। क्योंकि प्रारंभिक वाकाटक वंश के जो राजा थे वो सातवाहन वंश के राजाओं के अधीन अपना शासन चलाते थे, इसीलिए उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। वाकाटक राजवंश ने मध्य भारत के हिस्से पर 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था और इसकी राजधानी नंदीवर्धन, नागावर्धन, नागवर्धन गांव में थी, जो आधुनिक महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। और अजंता की गुफा संख्या 9 व 10 वाकाटक राजवंश से ही संबंधित है। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वाकाटक जो राजवंश था, उसका जो साम्राज्य था वो मध्य भारत के हिस्सों में फैला हुआ था। तो इन्होंने कुल 200 वर्षों से भी अधिक समय तक इन्होंने अपना शासन किया था, लेकिन कुछ राजाओं का शासन है वो उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं। और इनकी जो राजधानी थी वाकाटक राजवंश की, वो थी, कभी कभी तो नंदीवर्धन नाम लिख के आता है, कभी कभी आता है नागावर्धन, कभी कभी नागवर्धन आता है। तो एक गांव था, ये आज भी है मौजूद और ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना। तो उसी गांव में वाकाटक राजवंश के राजाओं की राजधानी थी और अजंता की गुफा संख्या 9 व 10 जो गुफाएं हैं वो वाकाटक राजवंश से ही संबंधित हैं और वहां पर जो लेख लिखे हुए हैं वो भारतीय इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाकाटक वंश की स्थापना 250 या 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश के प्रथम राजा विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी, परंतु वाकाटक राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है, क्योंकि प्रवरसेन के शासनकाल में 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया था। वाकाटक वंश ब्राह्मण राजवंश था और वाकाटक वंश के राजाओं ने सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया था और सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। इतिहासकारों के अनुसार वाकाटक वंश की स्थापना 250 या 255 ईस्वी
के मध्य में हुई थी, ऐसा वो मानते हैं इतिहासकार। लेकिन मैंने शुरुआत में बोला था आपसे कि जो वाकाटक के जो प्रारंभिक राजा थे वाकाटक वंश के, वो सातवाहन राजाओं के अधीन अपना शासन करते थे। तो इसीलिए 250 ईस्वी से पहले कौन कौन राजा हुए उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इतिहासकारों ने विंध्य शक्ति को ही इस वंश का संस्थापक तथा पहला राजा माना है। तो विंध्य शक्ति ने ही वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि विंध्य शक्ति को सबसे शक्तिशाली राजा नहीं माना जाता है। वाकाटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है। और वाकाटक जो वंश था वो ब्राह्मण राजवंश था, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने सातवाहन राजाओं के बारे में आपको बताया था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो राजा हुए थे वो ब्राह्मण थे और इनकी पुष्टि उनके लेखों में मिलती है। तो ठीक इसी तरह से वाकाटक जो वंश था वो ब्राह्मण राजवंश था। और वाकाटक जो राजवंश में जितने भी राजा हुए उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि बहुत दान में दी थी, यानी कि सबसे अधिक अगर ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी तो वो वाकाटक राजाओं के शासनकाल में ही दी गई थी। और अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कुछ राजा वैष्णव धर्म के भी अनुयायी हुए हैं, लेकिन अधिकतर राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। वाकाटक वंश की रानी प्रभावती गुप्त जो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उनका विवाह वाकाटक राजवंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने वाकाटक राजवंश की बागडोर संभाली और 390 से 400 ईस्वी के मध्य में उन्होंने शासन किया। प्रभावती गुप्त बहुत शक्तिशाली महिला थी। उनके शासन काल में वाकाटक राजवंश का शासन बहुत प्रभावशाली रहा, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक अहम जानकारी प्रदान करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वाकाटक वंश की जब भी कहीं चर्चा होती है तो प्रभावती गुप्त का नाम उसमें जरूर लिया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है रानी प्रभावती गुप्त को, और इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसीलिए इनको आपको याद रखना है, रानी प्रभावती गुप्त। और ये किसकी रानी थी ये भी आपको याद रखना है, रुद्रसेन द्वितीय जो राजा थे वाकाटक वंश के, उनकी रानी थी। और ये पुत्री किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के राजा थे, उनकी ये पुत्री थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विंध्य शक्ति। देखिए, विंध्य शक्ति का जो शासन काल माना जाता है वो 255 से 275 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं इतिहासकारों ने 250 से 270 ईस्वी भी लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 255 से 275 ईस्वी के मध्य में लिखा हुआ है। तो अगर आपको इनका जो शासन 250 से 270 मिले तो भी वो सही है, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं विंध्य शक्ति की। विंध्य शक्ति सातवाहन वंश के अधीन मालवा के राजा थे, परंतु सातवाहन वंश के पतन होने पर विंध्य शक्ति ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था और संपूर्ण विंध्य पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ये विंध्य शक्ति का वास्तविक नाम विरुद्ध था और अजंता लेख में वंश केतु नाम लिखा हुआ है। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये विंध्य शक्ति नाम नहीं, ये उपाधि थी इनकी। इनका जो वास्तविक जो नाम था, अगर देखो पुराणों के अनुसार देखा जाए तो इनका जो, जैसे वायु पुराण में लिखा हुआ है तो वहां विरुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन अजंता लेख में इनका नाम वंश केतु लिखा हुआ है। तो यहां पर ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र को जीतने के बाद विरुद्ध ने विंध्य शक्ति की उपाधि धारण की थी, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। अजंता लेख में विंध्य शक्ति को इंद्र के समान बताया गया है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको बस याद रखना है। अब बात करते हैं प्रवरसेन की। प्रवरसेन का जो शासन काल था वो था 275 से 335 ईस्वी के मध्य में था, ये आपको याद रखना है। इनका भी शासन काल 270 से
30 ईस्वी के बीच में मिलता है, ऐसा अन्य किताबों में मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ 275 से 335 ईस्वी के बीच वाला लिखा हुआ है। प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पुत्र और वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो यहां पर इतिहासकारों ने वास्तविक संस्थापक किसको लिखा है? प्रवरसेन को लिखा हुआ है। प्रवरसेन वाकाटक वंश के एकमात्र राजा थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है कि प्रवरसेन एकमात्र वाकाटक वंश के राजा थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी, और किसी राजा ने नहीं की थी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रवरसेन ने वाकाटक साम्राज्य की सीमाओं को बुंदेलखंड तक बढ़ा दिया था। हाँ, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। यहाँ पे प्रवरसेन ने क्या किया था कि वाकाटक जो साम्राज्य था उसकी सीमाओं को काफी उन्होंने विस्तार कर दिया था, और यहाँ पे इसीलिए उनको सम्राट कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। प्रवरसेन ने अपने शासनकाल में 4 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था। अगर आपको जानना है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है और राजसूय यज्ञ क्या होता है, तो मेरा उत्तर वैदिक काल वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। तो आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है और राजसूय यज्ञ क्या होता है। अब बात करते हैं तीसरे राजा रुद्रसेन प्रथम की। रुद्रसेन प्रथम का जो शासनकाल था वो था 335 से 360 ईस्वी के मध्य में था। रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन के पौत्र थे, यानी कि प्रवरसेन रुद्रसेन के दादा थे। उनके पिता का नाम गौतमीपुत्र था, यानी कि रुद्रसेन के जो पिता का नाम था गौतमीपुत्र। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। रुद्रसेन प्रथम गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है यहाँ पे, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं पृथ्वीसेन प्रथम की। देखिए, पृथ्वीसेन प्रथम का जो शासनकाल था वो था 360 से 385 ईस्वी के मध्य में था। वाकाटक अभिलेखों में पृथ्वीसेन प्रथम को महाभारत के युधिष्ठिर के समान बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि युधिष्ठिर के समान किसको बताया गया है? पृथ्वीसेन प्रथम को। 5वें राजा थे रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 385 से 390 ईस्वी के मध्य में था। रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र थे। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे। प्रभावती गुप्त, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो शासनकाल था वो 390 से 400 ईस्वी के मध्य में था। वैसे तो वायु पुराण में इनके शासनकाल को केवल 10 वर्ष लिखा गया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इनके शासनकाल को 20 वर्ष लिखा है, जैसा कि 385 से 405 ईस्वी लिखते हैं कुछ इतिहासकार। लेकिन वायु पुराण में केवल 10 वर्ष लिखा हुआ है कि प्रभावती गुप्त ने केवल 10 वर्ष तक शासन किया था। रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की संरक्षिका के रूप में शासिका बनी, क्योंकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अल्पवयस्क थे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक इस तरह की है कि दिवाकर सेन, यहाँ पे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दिवाकर सेन और प्रभावती गुप्त के मध्य में मनमुटाव हो गया था, तो दिवाकर सेन ने अपना अलग शासन किया था और प्रभावती गुप्त ने अलग शासन किया था। तो इतिहासकारों ने प्रभावती गुप्त का जो शासन है वो लिखा हुआ है, लेकिन दिवाकर सेन का नहीं लिखा हुआ है। जब आप अच्छे से इनके लेखों का अध्ययन करेंगे तो दिवाकर सेन का शासनकाल और प्रभावती गुप्त का जो शासनकाल है वो सेम है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। और प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की सबसे प्रसिद्ध मानी जाती हैं वो महिला शासिका। तो इनको याद रखना है, क्योंकि जब भी इतिहास में चर्चा होती है महिला शासिकाओं की तो सबसे पहले प्रभावती गुप्त का ही नाम आता है, क्योंकि प्रभावती गुप्त एक ऐसी महिला थी, इनका नाम हमेशा इतिहास में सर्वोपरि रहा है। अब बात करते हैं प्रवरसेन द्वितीय की। प्रवरसेन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 400 से 440 ईस्वी के मध्य में था।
प्रवरसेन द्वितीय का वास्तविक नाम दामोदर सेन था, जो प्रभावती गुप्त और रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिवाकर सेन और प्रभावती गुप्त के मध्य में कुछ विवाद हो गया होगा, मनमुटाव हो गया होगा, तो उनके शासनकाल सेम सेम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर दामोदर सेन जो उनके छोटे पुत्र थे, तो दामोदर सेन प्रभावती गुप्त के बाद राजा बने वाकाटक वंश के, और उनका शासनकाल 400 से 440 ईस्वी के मध्य में था। प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में सबसे अधिक भूमि ब्राह्मणों को दान में दी गई थी, ये आपको याद रखना है। प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि और गांव दान में दिए गए थे। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक एक ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो यहाँ पर आपको जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नरेंद्र सेन की। नरेंद्र सेन का जो शासनकाल था वो 440 से 460 ईस्वी के मध्य में था। नरेंद्र सेन प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र थे। नरेंद्र सेन का विवाह कदम वंश की राजकुमारी अजित भट्टारिका से हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर बस याद रखना है। पृथ्वीसेन द्वितीय, इनका जो शासनकाल था वो था 460 से 480 ईस्वी के मध्य में था। पृथ्वीसेन द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मैं आपको बता दूं कि बस इनके शासनकाल से यही आपको याद रखना है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीसेन द्वितीय ने। पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद वाकाटक राजाओं का इतिहास उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद भी कई राजा वाकाटक वंश में हुए, लेकिन उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मैं आपको आगे की जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि जब इतिहासकारों ने ही नहीं लिखा है तो मैं कहां से जानकारी दे सकता हूं। वायु पुराण में भी इतनी ही इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन यह भी वहां पे लिखा गया है कि इनके बाद भी कई राजा हुए। तो वीडियो अगर एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।